I'm Riya Yadav. Welcome to EduCent. I am your science educator for the entire class 9th. Here you will find all the interactive lessons from your NCERT textbook. Now let's straight get ahead onto our chapter, motion. So this is the second and final part for this chapter, motion. तो इस पार्ट में हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें हम मोशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो ग्राफ ये वाला नहीं होने वाला है ऐसे बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम। ये होने वाला है लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, जिन पर आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो, हमने ये लाइन ग्राफ इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस कैसे किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे है, इसको बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हम पहले पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहा जा सकता है। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम जनरली वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को लिखते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम को लिखते हैं। ये हम किसी भी डिफरेंस पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिस्टेंस लिखा है 10 मीटर की डिफरेंस पे, 0 से पहले 10 पे गया, फिर 20, फिर 30 और ऐसे आगे चलते रहेगा। और टाइम लिया है मैंने 20-20 सेकेंड के गैप्स पर। अब देखिए, हम दो तरीके के मोशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में, एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म में हम सबको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कैरी कर रहा है। यानी अगर कोई हर 20 सेकेंड में 10-10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप इस सिचुएशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हो तो यू विल सी अ स्ट्रेट स्लोप फॉर्मिंग लाइक दैट। तो अब इसे हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो एस टी ग्राफ में, एस से हम जनरली डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं और टी से टाइम को, तो कभी भी एस टी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप हमेशा ऐसे स्ट्रेट बनता है। या तो ओरिजिन से ऊपर की ओर जाता हुआ देखेगा या फिर ऊपर से नीचे की ओर जाता हुआ देखेगा, पर ये एक स्ट्रेट स्लोप होगा। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। तो उसके लिए एक और ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। इसमें हम टाइम में 2 सेकेंड का गैप लेंगे और डिस्टेंस में 6 मीटर का। इसमें हम देखते हैं कि पहले 2 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर का, अगले 2 सेकेंड में 9 मीटर का, अगले 2 सेकेंड में 16 मीटर का, फिर उसके बाद 2 सेकेंड में 25 मीटर का और उसके बाद 36 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है उसके अगले 2 सेकेंड में। तो आप देख रहे हो कि सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं, यानी कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और इसके जब इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन तो कभी भी नहीं बनेगा। इट विल ऑलवेज बी लाइक अ कर्व और ऐसा जिगजैग सा बन जाएगा। मान लो हमें कोई ऐसी सिचुएशन शो करनी है ग्राफ पर कि कोई इंसान 20 मीटर तक चला, उसके बाद वो रेस्ट पे रहने लगा, मतलब उसके बाद टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन वो पर्सन डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, मान लो वो ओरिजिन से 10 मीटर तक गया, तो 10 मीटर वो 5 सेकेंड में उसने ये डिस्टेंस कवर किया। तो पहले तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देंगे, उसके बाद वो टाइम तो आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन वो पर्सन अपना डिस्टेंस नहीं बढ़ा रहा है, इसीलिए इसकी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे इसके आगे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ये तो हो गई बात कि कितने तरीके के ग्राफ्स हो सकते थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब क्या इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कोई नई चीज़ निकाल सकते हैं? तो हाँ, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ इस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस स्लोप के साथ बनते हुए ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाय बेस करना पड़ेगा। तो इसका परपेंडिकुलर देखने के टाइम हम डील करेंगे वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो कि डिस्टेंस मेंशन्ड है और इसका बेस निकालने के टाइम हम डील करेंगे एक्स एक्सिस से, जहाँ पर कि टाइम मेंशन्ड है। सो इन सिंपल वर्ड्स हम डिस्टेंस अपॉन टाइम ही कर रहे हैं, जो कि स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो अगर इसी ग्राफ में हमें निकालना है इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो हम देखेंगे इसका डिस्टेंस हम किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, बशर्ते टाइम भी उसी पॉइंट पर लेंगे। मान लीजिए हमें बताना है कि 40 सेकेंड पर इसका जो स्पीड था वो क्या था, तो हम 40 सेकेंड लेंगे टाइम के प्लेस पर और डिस्टेंस के प्लेस पर उस टाइम पर जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका होगा वो लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे टाइप के ग्राफ पर, जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसको स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ये वाला ग्राफ हमें बताता है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में क्या वेरिएशंस आ रही हैं। इसमें भी हम वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लेते हैं विच इज़ इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को लेते हैं। टाइम को हम सेकेंड या आवर्स में लेते हैं जनरली।
तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने यहाँ पर वेलोसिटी में डिफरेंस लिया है 10 मीटर पर सेकेंड का और टाइम में डिफरेंस लिया है 1 सेकेंड का। मान लो अगर हमें इस ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। देखो क्या हो रहा है ना, हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में एक वेलोसिटी मान लो 20, 30 या मान लो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी लेने के बाद अब वो आगे वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है, उसी वेलोसिटी पे चलता जा रहा है। तो टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है, इसीलिए इस केस में टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो जो हमारा पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसमें हम डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करके स्पीड की या वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन इस केस में हमारे पास जो गिवन वेरिएबल्स है वो है वेलोसिटी और टाइम। अब वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करके तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन वो कब मिलता है जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो हर एक इंस्टेंट पे, और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ही तो एक्सेलरेशन होता है। लेकिन इस केस में हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर स्पीड इनटू टाइम हमारा डिस्टेंस होता है। तो इस ग्राफ में अगर हम स्लोप फाइंड करें तो हमारा जीरो आएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो हमारा एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर हम एरिया फाइंड करते हैं इस ग्राफ का तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट से, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी, इस पॉइंट बी से एक्स एक्सिस को मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन में, और अगर इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हुआ है इस केस में। तो एरिया निकालने के लिए हम 40 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विल गेट इट एज 160 मीटर। अब एक बार हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को इस ग्राफ पर प्लॉट करके देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। यहाँ पर हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं 5 सेकेंड्स का, और वेलोसिटी का यूनिफॉर्म डिफरेंस ले लेते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड का। अब मान लीजिए कि एक कार हर 5 सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इंक्रीज किए जा रहा है, यानी पहले 5 सेकेंड में वो 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ाता है, अगले 5 सेकेंड में वो और 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ाता है, और ऐसे वो बढ़ाते चले जाता है जब तक कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अटेन करने के बाद वो अपनी गाड़ी को रोक नहीं देता। इस केस में आप चेंज इन वेलोसिटी से टाइम को डिवाइड करके या फिर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करके आप इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, या फिर आप इस फिगर का एरिया फाइंड करके डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। अब वापस अपने ग्राफ पे आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक स्ट्रेट स्लोप बनता है, इस बात को भी याद रखना। अब मैं आपको इसका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इस स्लोप में या फिर इस फिगर में किसी भी 2 टाइम इंटरवल के बीच की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी को इस टाइम इंटरवल से डिवाइड करके हम एक्सेलरेशन पता कर लेंगे। एरिया निकालने के लिए हम जितने टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं उस टाइम से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस स्लोप को टच करते हुए, और फिर इस फिगर का एरिया फाइंड करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 2 और तरीके के मोशन रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये पहला जो आप ग्राफ देख रहे हो, इसमें वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से कम होती जा रही है। हमने अभी पहले जो ग्राफ स्टडी किया था वो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, यानी कि उसमें एक रेट से, एक डिफाइंड रेट से वेलोसिटी इंक्रीज किए जा रही थी, जिस रेट को हमने एक्सेलरेशन बोला। इसमें भी वही हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर रही है, दैट्स इट। दूसरा ये वाला ग्राफ है जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इसमें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली कभी भी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर हमारे ग्राफ्स का टॉपिक खत्म होता है, और अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो हमारे इस चैप्टर में ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इस चैप्टर में। अब एक एक करके इन तीनों को डिराइव करते हैं। ये जो पहली इक्वेशन है इसको एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से बहुत इजीली डिराइव किया जा सकता है।
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब ये जो t इधर डिवाइड में है, एक्सेलरेशन के पास जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर माइनस में है, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ जाकर के प्लस में हो जाएगी। और बस यहाँ पर हमारी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसको याद रखना है। आगे इसको उलट पलट करके हम इसका बहुत यूज करने वाले हैं बाकी की इक्वेशंस में। अब क्योंकि इस इक्वेशन के थ्रू हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड किया है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। और अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, जो कि ये दूसरा वाला इक्वेशन है। अब क्योंकि इसमें पोजीशन एक शब्द आया है, यानी कि इसमें जरूर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम एस से डिनोट करते हैं, उसका यूज आने वाला है। बेसिकली हम इस एस को ही ग्राफिकल मेथड से फाइंड करके इस इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं। तो इसके लिए एक ग्राफ लेते हैं और यहाँ पर किसी भी इनिशियल पॉइंट से एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का स्लोप बना देते हैं। अब वेलोसिटी वाली इस एक्सिस पर जहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी को लिया है, इसको एक पॉइंट का नाम दे देते हैं A, और जहाँ पर हमने अपने स्लोप को एंड किया है उस पॉइंट को दे देते हैं B नाम। अब B के सामने जो वेलोसिटी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट E। और जितने टाइम में हमने B तक की वेलोसिटी अटेन की है वो पता करने के लिए इस B पॉइंट को हम नीचे टाइम एक्सिस से मिला देते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट C। और 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें पॉइंट O से। अब जैसा कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना होगा। अब हमें यहाँ पर ये फिगर एक ट्रापेजियम के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं और इस A पॉइंट से BC को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट D। अब यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा होगा। अब हम इन दोनों का एरिया फाइंड करके उसको ऐड करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है यहाँ पर OA और ब्रेथ है OC, प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है यहाँ पर AD और हाइट है BD। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, OA जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, तो इसको U से रिप्लेस कर सकते हैं। OC बराबर है जितने टाइम तक हमने पॉइंट B तक की वेलोसिटी अटेन की, तो इसको T से रिप्लेस कर सकते हैं। और AD और OC तो इक्वल ही है ना, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसको भी T से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं BD की, तो BD यहाँ पर EA के बराबर है और EA को हम EO माइनस AO लिख सकते हैं। अब यहाँ पर EO है हमारा V और AO है हमारा U, तो यहाँ से हम EA को या फिर BD को V माइनस U लिख सकते हैं, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। इसमें अगर हम फिर से इनिशियल वेलोसिटी को V के पास ले जाकर के माइनस में रख दे तो हमें V माइनस U की वैल्यू AT मिल जाएगी। अब बस BD के बजाय हमें यहाँ पर AT को सब्स्टिट्यूट कर देना है और यहाँ पर हमारा सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो जाएगा, दैट इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बात करते हैं इस थर्ड इक्वेशन की, जिसको कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है। अब इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम इस ग्राफ में सीधा ट्रापेजियम का एरिया अप्लाई करेंगे। तो ये AD लाइन को हटा देते हैं और अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ट्रापेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन्स इंटू हाइट। अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस है AO और BC और हाइट हम लेंगे यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को, यानी कि OC को। तो बस अब यहाँ पर OA के बजाय U को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, BC के बजाय V को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और OC के बजाय हम T को रख तो सकते हैं पर रखेंगे नहीं। हम फिर से जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में और यहाँ पर U को V के पास ला करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये जो A यहाँ पर T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ले जा करके डिवाइड में रख देंगे और अब यहाँ से T की वैल्यू को हम अपने थर्ड इक्वेशन में यूज करेंगे। तो अब कुछ ऐसा सा इक्वेशन दिखेगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे जो ये 2A है, 2 और A मल्टीप्लाई हुआ है, उसको यहाँ पर S के साथ ला करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इस साइड वो डिवाइड में है तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यहाँ से हमारी थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गई है, दैट इज 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। Now I would strongly suggest you to practice all the possible questions with these three equations because these are going to help you in further classes also. तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट एंड दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकती है? वेलोसिटी या तो तब
कब चेंज हो सकती है, जब हम स्पीड के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। तो एक तो मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो सकती है, दूसरा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है वेलोसिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है स्पीड का, तो यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी हुई है हमारे बुक में। तो अज्यूम करते हैं कि एक एथलीट है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन पहले हमने उसको भागने के लिए एक रेक्टेंगुलर ट्रैक दिया। रेक्टेंगुलर ट्रैक के 4 साइड्स होते हैं, तो 4 बार उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि 4 बार उसने वेलोसिटी चेंज किया। अब अगर हम उसे हेक्सागोनल ट्रैक दे दे, तो इसमें 6 साइड्स होती हैं, यानी कि 6 बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। या फिर अगर ऑक्टागन दे दे जिसमें कि 8 साइड्स होती है, तो अब वो 8 बार अपने वेलोसिटी को चेंज करेगा। उसका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भाग रहा है वो, लेकिन डायरेक्शंस चेंज कर रहा है वो इतनी बार, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और अगर हम ऐसे ही साइड्स बढ़ाते जाए ट्रैक की इनफाइनाइट टाइम तक, तो हम देखेंगे कि एक सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा। और सर्कुलर ट्रैक में हर पॉइंट पे एक अलग डायरेक्शन होता है। तो अगर वो एथलीट एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ भी इस सर्कुलर पाथ पर भाग रहा है, तो हर इंस्टेंट पे वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने पर भी ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन होगा, इसीलिए हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। सो हियर इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस टॉपिक से यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपके बुक में, जो कि इसी बात को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। आई वुड सजेस्ट यू टू ट्राई दैट ऑल्सो।